हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं डेली की तरह आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज, जिसमें मैं डेली डिस्कस करती हूं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली डिस्कस करती हूं और हर क्लास के एंड में मैं एक क्वेश्चन भी पूछती हूं जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो। तो अब हम पहले देखेंगे लास्ट क्लास का वो प्रश्न जो कि मैंने आपसे पूछा था और फिर उसका आंसर डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। ये फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो फाइल है उसे प्रबंधक तक पहुँचाओ। ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक? तो ये जो वाक्य है ना, ये है आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा? यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि इस फाइल को प्रबंधक तक पहुँचाओ, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। अच्छा है, आप लोग सही आंसर देते हैं, मतलब आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही है, आप कहीं ना कहीं अभी भी तत्पर हो अपनी स्टडी को लेकर। तो चलिए आप देखते हैं इसके आगे का अगला प्रश्न। 441 नंबर का प्रश्न है और ये सीरीज भी अब एंड होने को ही है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र हैं। तो भैया हमें ये चारों ही ऑप्शन को देखकर बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, उनका एक पुत्र है। क्या बोला जाएगा? उनका एक पुत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है लाटानुप्रास अलंकार। देखो, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं और उन्हीं में से 4 ऑप्शन में है। एक श्रुत्यानुप्रास इसमें ऑप्शन में नहीं है और इसका आंसर लाटानुप्रास इसलिए क्योंकि लाटानुप्रास अलंकार में जो शब्द देखो, इसमें जो शब्द रिपीट नहीं हो रहे होते हैं उन्हीं के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है और ये विपरीत होता है यमक अलंकार का, क्योंकि यमक अलंकार में जहाँ पर शब्द बार बार आते हैं अर्थ में परिवर्तन भी उन्हीं के कारण होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, जो शब्द बार बार नहीं आए हैं अर्थ में परिवर्तन उनके कारण होगा। जैसे देखो, दोनों ही पंक्तियों में सब रिपीट हुआ है लेकिन कपूत और सपूत नहीं हुआ है ना, तो अर्थ में परिवर्तन इन्हीं के कारण होगा। जैसे पूत का मतलब क्या होता है? पुत्र। कपूत मतलब बुरा पुत्र, और यहाँ और सपूत मतलब अच्छा पुत्र। तो यदि पुत्र बुरा है तो उसके लिए धन का संचय क्यों करना है ना? और यदि पुत्र अच्छा है तो उसके लिए भी धन का संचय क्यों करना है? यदि वह इतना अच्छा है तो वह स्वयं भी तो धन का अर्जन कर सकता है। तो यहाँ पर अच्छे पुत्र और बुरे पुत्र के कारण धन में परिवर्तन हुआ, अर्थ में परिवर्तन हुआ, इसलिए किसमें चला जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार में। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, वीणा, उपमा या वक्रोक्ति? इन चारों में से ही कौन सा श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है ना? तो श्लेष अलंकार देखा जाए तो ये तो शब्दालंकार का उदाहरण है, वक्रोक्ति भी शब्दालंकार का उदाहरण है और वीणा भी शब्दालंकार का उदाहरण है। लेकिन ये जो उपमा अलंकार है ना, ये शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है। शब्दालंकार में ये नहीं आता है। ये किस में आता है? अर्थालंकार में, क्योंकि इसमें अर्थ के कारण होता है चमत्कार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। या तो देखो क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर, हम इसे भी देखेंगे। पहले ऑप्शन देखो कि क्या ऑप्शन है इसमें, है ना? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है उपमा, यमक, अनुप्रास या श्लेष अलंकार। तो भाई इसका जो सही आंसर है ना, वो है यमक अलंकार, क्योंकि जहाँ पर शब्द बार बार आए और अर्थ हर बार अलग हो वही होता है यमक। जैसे एक का नक्कर यहाँ धतुरा होगा और एक का अर्थ सोना होगा, ठीक है ना? तो एक का अर्थ क्या निकल रहा है? धतुरा, एक का अर्थ सोना निकल रहा है। और ऐसा किस में होता है? तो ऐसा यमक अलंकार में होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, है ना, में कौन सा अलंकार है? अही लिखा गया तो यहाँ पर होना चाहिए है। ऑप्शन में है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो देखो, जहाँ पर वर्ण बार बार आते हैं, क्रमानुसार आते हैं, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर क्या है? बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? अनुप्रास अलंकार, ए वाला इसका आंसर होगा। 3 बेर खाती
खाती थी वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अन्योक्ति अलंकार? तो इसका आंसर है यमक अलंकार, क्योंकि शब्द बार बार आ रहे हैं और अर्थ दोनों ही बार अलग है। 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आवृत्ति हो रही है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। जैसे 3 बेर खाती थी, यहाँ पर क्या होगा कि वह 3 बेर खा रही है, और वे 3 बेर खाती है यानी 3 समय में खा रही है। 3 बेर खा रही है और 3 समय में खा रही है, तो अर्थ में परिवर्तन हुआ, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, और जहाँ विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास होता है। जहाँ कारण तो हो लेकिन कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति होता है, और जहाँ वस्तुओं में समानता के कारण भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट आओ अब, जहाँ उपमेय में उनके उपमानों की शंका हो, यहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन में ही यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या संदेह। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर भी शंका हो और जहाँ पर भी आपको थोड़ा भी संदेह हो, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कई बार, है ना। अभी तो खैर इससे पहले वाले में तो भ्रम के बारे में बताया, लेकिन जहाँ पर भी आपको कुछ भी निश्चित ना हो, शंका कहाँ होती है? जहाँ पर भी आपको कुछ भी निश्चित नहीं होता है, और जहाँ निश्चित नहीं रहता है वहीं शंका, संदेह की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आंसर होगा? संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में उनके अनेक नहीं आएगा, उनके उपमानों की शंका हो, या कह सकते हैं अनेक उपमानों की शंका हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। स्थायी भाव की कुल संख्या है 9, 10, 11 या 12। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि रसों की संख्या 9 है ना, तो स्थायी भाव की संख्या भी कितनी होगी? 9 ही होगी। वैसे रस कितने हैं? 11 हैं, लेकिन मान्यता कितने को प्राप्त है? 9 को प्राप्त है। यदि 9 रस को मान्यता प्राप्त है तो 9 स्थायी भाव को भी मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि हर रस का अलग एक स्थायी भाव होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वेद या वैराग्य। वैराग्य ऑप्शन में नहीं है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, हास्य या रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जिसका मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? रति मतलब प्रेम। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या विभस, है ना। तो विस्मय किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। और विस्मय या आश्चर्य भी बोल सकते हैं, आश्चर्य नहीं है इसके में ऑप्शन में, प्रश्न में, पर इसका आश्चर्य भी होता है विस्मय के साथ स्थायी भाव। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 453 है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? रौद्र, श्रृंगार, करुण या वीर। वीर रस तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस जो है, सर्वश्रेष्ठ रस है श्रृंगार रस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर रस। तो जो कवि बिहारी है ना, ये मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। कौन से रस के? तो ये श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार कैसे लिखते हैं? तो जैसे प्रश्न में दिया है, ऑप्शन में दिया है, वैसे नहीं लिखते हैं। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ये प्रश्न कई बार आया है। और ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन देखो 3, 7, 8, 9। तो भाई रस होते हैं 9 प्रकार के। और रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति, वत्सल, शांति या करुण रस। तो हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो है शांत रस। ठीक है, कौन सा रस है? तो वह शांत रस है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। ये कथन किसका है? विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष या भास। तो ये होंगे, ये कथन है आज विश्वनाथ का। किसका? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ये कथन कहा गया है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। बरसात में मच्छर नाक में दम करना, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है सांस ना लेने देना, सोने ना देना,
बहुत परेशान करना या प्रदूषण फैलाना, तो नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, बहुत परेशान करना। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। गुलर का फूल होना का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना या व्यर्थ की बात करना। तो गुलर का फूल होना यानी कभी कभी दिखाई देना, है ना। क्या होगा इसका आंसर? इसका अर्थ, तो इसका अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास क्या होता है? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जहाँ शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और पीताम्बर होगा क्या? तो पीताम्बर नहीं होगा, क्योंकि पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण, यानी ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। चौराहा, चार राहों का समूह, ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये द्विगु समास का उदाहरण है। फिर क्या आंसर होगा? रुपया, पैसा। यहाँ पर शब्द एक दूसरे के विपरीत है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? देखो, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति। यहाँ पर इसका विग्रह पूछा है। देखो प्रश्न में कितनी अच्छी चीज दिखी है, यहाँ पर समास का नाम भी इनने बताया है, बस ये पूछा है कि इसका विग्रह क्या होगा। तो ऑप्शन में है जैसी शक्ति, जो कि गलत है। जितनी शक्ति, ये भी गलत है। यथा जो शक्ति, ये भी गलत है। इसका आंसर है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति शब्द में यथा शब्द यानी जो इसका पहला पद है वो प्रधान है, मेन है, मुख्य है। पहला पद या पूर्व पद बोल सकते हैं यथा को, और इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। तो 462 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो भाई बहन जो शब्द लिखा है यहाँ पर है द्वंद्व समास। ये एक दूसरे के विपरीत है ना, अपोजिट है, और यहाँ पर इसलिए हो जाएगा द्वंद्व समास। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो जहाँ पर भी छत्रीय आपको मिले तो आप हमेशा समझ जाना कि वो शब्द तत्सम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो वह सदैव तत्सम के अंतर्गत आता है। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखो नाम से ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि मजिस्ट्रेट जो शब्द है ना तो ये तत्सम का है ना ये तद्भव का है, और ये देशी तो हो ही नहीं सकता। ये किसका है? ये विदेशी शब्द है, इसका जन्म विदेश में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर आओ। अब योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो सबसे पहली बात तो योगरूढ़ शब्द वह होते हैं जहाँ तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। और निम्न में से कौन सा योगरूढ़ है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाग। तो तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है लंबोदर में। लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर यानी पेट किसका है? अर्थात गणेश जी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द का आंसर लंबोदर। पीला नहीं है, घुड़सवार नहीं है और नाक भी नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। बैंक, मोह, मर्म या प्रलाप। तो इनमें से तद्भव पूछा है। देखो दामे प्रश्न में हलन नहीं था, लेकिन मैंने अलग से लगा दिया है। दामे हलन तो होना चाहिए, यानी द आधा होना चाहिए। अब हिंदी यानी तद्भव का शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये जो मुँह शब्द लिखा है ना, ये तद्भव का शब्द है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर। महोदय का सही संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर है महाधन उदय। तो इसका विच्छेद हो जाएगा डी वाला। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है गुणस्वर संधि। राकेश का सही संधि विच्छेद, तो इसका विच्छेद होता है रा का धन ईश। इसका आंसर है डी वाला, रा का होगा और ईश का जो ई है उसमें बड़ी की मात्रा आएगी, इसलिए राकेश का विच्छेद क्या होगा? डी वाला। और राकेश में कौन सी संधि है? तो इसमें भी है गुणस्वर संधि। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करा करो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। भाई पसंद आए तो कमेंट करके भी बताया करो कि वीडियो कैसी लगी। और यदि कोई आप सजेशन देना चाहो तो वो भी ज़रूर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में सजेशन, ठीक है।
बाकी अब इसमें 30 क्वेश्चन और बचे हैं। हमारी जो 500 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो सीरीज थी, उसमें केवल और केवल 30 प्रश्न बचे हैं, जिसे नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। फिर आप मुझे अभी से कमेंट करके बताइए इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि हम और क्या स्टार्ट करें, तो मैं वही स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की सीरीज के साथ। धन्यवाद सभी का, ध्यान रखें अपना और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को ना छोड़ें। आज नहीं तो कल पेपर ज़रूर होगा और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।